हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। प्रेग्नेंट बहू सारा काम निपटा कर कमर पकड़ कर खाने बैठी तो सास उसकी थाली में से सब्जी और दाल कम करते हुए बोली, थोड़ा कम खाओ तो पेट कम निकलेगा। अभी से इतना पेट निकल आया तुम्हारा, और मोटी हो गई तो आलसी हो जाओगी तुम। राधा की पहली रसोई की रस्म थी। वो रसोई में गई तो सब कुछ उसके जिठानी ने पहले से ही तैयार कर रखा था। राधा ने खीर में बस चीनी और ड्राई फ्रूट्स मिलाए और पहली रसोई की रस्म हो गई। राधा बड़ी खुश थी कि ससुराल इतना अच्छा मिला है। उसकी सास खीर खाते ही बोली, खीर तो वैसे स्वादिष्ट बनी है, लेकिन इसमें तुमने बनाया क्या है? सब कुछ तो बड़ी बहू ने ही तैयार कर रखा था। असली स्वाद तो तब पता चलेगा जब तुम खुद से खाना बनाओगी। सभी मेहमानों के सामने ये बात सुनकर राधा थोड़ी दुखी हो गई कि सास ये क्या बोल रही है। तभी उसकी जेठानी संजना ने उसे आंखों ही आंखों में देखकर दिलासा दिया कि ज़्यादा चिंता मत करो। थोड़ी देर के बाद जब एकांत मिला तो संजना उसे समझाते हुए बोली, देखो छोटी माँ जी ऐसी ही हैं। वो जुबान के ज़रा कड़वी हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। ससुराल में बड़ी बहन के जैसी जिठानी पाकर राधा को थोड़ी राहत मिली, वरना सास के ताने को सुनकर तो वो घबरा ही गई थी कि ससुराल के दिन कैसे बीते। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा। उसकी सास हमेशा छोटी बहू पर रोब झाड़ने की कोशिश करती थी। बड़ी बहू को भी दिन रात ताने मारती रहती थी, लेकिन शायद संजना को इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। वो तो एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल कर अपना काम करती रहती थी। लेकिन राधा तो नई नवेली बहू थी, उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी। वो छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती थी। उसे मायके की याद आती थी और वो सोचती थी कि क्यों एक बेटी को अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आकर समझौते करके जीना पड़ता है। ऊपर से उसके साथ कोई प्यार के दो शब्द भी नहीं बोलती, उल्टा सास ताने मारती रहती है। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू अगर संजना देख लेती तो उसे प्यार से समझाने लगती थी कि हर किसी के लिए ससुराल का सफ़र एक जैसा नहीं होता। अगर सासू माँ का व्यवहार अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पति तो तुमसे अच्छे से बात करते हैं ना। ससुर जी हमारा ध्यान रखते हैं। हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है जो थोड़ा रूखे स्वभाव का होता है। ऐसे में उस सदस्य की कड़वी बातों को नज़रअंदाज करके जीना ही समझदारी होती है, वरना एक की बात को पकड़कर हम पूरे ज़िंदगी की सकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। राधा उसकी बात समझती थी, लेकिन सामने से कोई बार बार ताने मारे तो उसे सहन नहीं होता था। बचपन से ही उसके माँ बाप ने उसे बहुत प्यार दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया था, इसीलिए उसे ऐसे माहौल में रहने की ज़रा भी आदत नहीं थी। उसका जी घबराने लगता था और कभी कभी मन करता था कि भाग कर मायके चले जाए, लेकिन फिर वह सोचती थी कि मायके में अब पति के बिना भी मन कहाँ लगेगा, क्योंकि एकांत के पलों में जब पति प्यार से उसे अपनी बाहों में समेट लेता था तो दिन भर की थकान पल भर में छूमंतर हो जाती थी। लेकिन अगली सुबह से जैसे ही सास की बकवास चालू होती थी, उसका सर भारी होने लगता था। इसी बीच पता चला कि वो माँ बनने वाली है। संजना बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि अब मैं तुम्हारा और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगी। बोलते बोलते उसकी आंखें कुछ उदास हो गई थी, लेकिन उसने आगे से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह राधा को हर हाल में खुश रखना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता, इस बात के लिए भी सासू माँ ताने मारने लगती थी कि बड़ी बहू अभी ऐसी ही है और छोटी बहू प्रेग्नेंट हो गई। लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बहू में कोई कमी है क्या। जब संजना यह बात सुनती तो उसकी आंखों में खून उतर आता था, लेकिन वह सास से उलझना नहीं चाहती थी, इसीलिए खामोश रह जाती थी। उसकी खामोश आंखों के पीछे दर्द का सागर उभर आता था, जिसे वह सबसे छुपा लेती थी। धीरे धीरे करके 4 महीने बीत चुके थे। शुरुआत में तो राधा को कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि बार बार उसे उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन अब उसकी भूख थोड़ी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने उसे अच्छी डाइट लेने के लिए कहा था, तो उसके पति ने घर में खूब ढेर सारे फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ला कर रखे थे। दूध भी उसके लिए बढ़ा दिया गया था। ये सारी व्यवस्था देखकर सास बहुत गुस्से में रहने लगी थी।
वह खुद ही ड्राई फ्रूट्स छुपा कर रख देती थी और फल भी दिन भर उठा उठा कर खाती रहती थी। राधा भी सब देख रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। इधर संजना जितना हो सकता था कोशिश करती थी कि राधा अच्छे से खाए पिए। एक दिन संजना की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसका पति उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। दोपहर का खाना अभी बना नहीं था। संजना ने कहा था कि खाना मैं आकर बना दूंगी, लेकिन सास छोटी बहू के पीछे पड़ गई। वो कहने लगी, देखो छोटी बहू, बड़ी बहू को आने में लगता है समय लग जाएगा, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो पता नहीं वह ढंग का कुछ बना पाएगी या नहीं। अभी समय है तो तुम धीरे धीरे काम करना शुरू करो, लंच तक खाना बन ही जाएगा। वो कहने लगी, माँ जी देखिए ना, मेरे पैरों में थोड़ी सूजन आ गई है। दीदी ने मना किया था कि मैं खड़े होकर कोई काम न करूँ। अगर आप भी रसोई में थोड़ी मदद कर देती तो मैं जल्दी से खाना बना देती। सास कहने लगी कि बहू, तुम्हारे पाँव केवल भारी हुए हैं, टूटे नहीं हैं जो तुम खड़ी होकर काम नहीं कर सकती। प्रेगनेंसी में ये सब तो होता ही रहता है। तुम चुपचाप जाकर रसोई में काम करो, मुझसे काम करने की उम्मीद मत रखना। तुमने सही से खाना नहीं बनाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू सोचने लगी कि अब बुरा होने के लिए बचा भी क्या है कुछ। खैर वो सास की बात नहीं मानती तो सास और भी बकवास करती रहती, तो सास का मुंह बंद करने के लिए चुपचाप वो रसोई में जाकर काम करने लगी। उसने दाल चावल चढ़ा दिया, आलू गोभी की सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। साथ में वह मटर भी छील रही थी। बीच बीच में वह चेयर पर बैठकर काम कर रही थी। धीरे धीरे करके उसने खाना तैयार कर दिया था। तब उसकी सास कहने लगी, बहू मेरे लिए 3 रोटियां सेक देना, मैं चावल नहीं खाऊंगी। वह हैरान रह गई और कहने लगी, मम्मी जी दोपहर में तो आप चावल ही खाती है ना, फिर आज रोटी क्यों? तो सास कहने लगी, मेरी मर्जी, मैं जो भी खाऊं। तुझे क्या, मेरा घर है, मैं जो चाहे खा सकती हूँ। चुपचाप से मेरे लिए रोटियां सेक दे। अब वैसे तो वह थक गई थी लेकिन सास के लिए गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगी। तो सास कहने लगी कि अभी रोटी बना रही है तो खाना भी परोस दे, तो मैं खाना गरम गरम ही खा लेती हूँ। उसने सास को खाना खिला दिया। उसके बाद उसे भी भूख लग गई थी। उसने अपनी जेठानी को फ़ोन लगाया और कहने लगी, दीदी मैंने खाना तो तैयार कर दिया, आपको घर आने में कितना देर लगेगी? तो वह कहने लगी, छोटी यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, अभी भी मुझे आने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो एक काम कर, ज़्यादा देर भूखे मत रह, अभी तेरे लिए भूखे रहना ठीक नहीं है, तू खाना खा ले, मैं आकर खा लूँगी। तुम चिंता मत करो। जेठानी की बात मानकर उसने अपने लिए भी खाने की थाली परोस ली। जैसे ही वह कमर दर्द से परेशान अपनी कमर पकड़कर खाना खाने बैठी, तभी उसकी सास उसकी थाली में से सब्जी और दाल कम करते हुए बोली, बहू थोड़ा कम खाओ तो पेट कम निकलेगा। अभी से इतना पेट निकल आया है तुम्हारा और मोटी हो गई तो आलसी हो जाओगी तुम। अभी से ही तुम्हारे कितने नखरे हो गए। तुम ज़रा सा काम करती हो तो थक जाती हो और मोटी हो जाओगी तो एक काम भी नहीं कर पाओगी तुम, और ऊपर से आराम कर कर के आजकल की लड़कियां ऑपरेशन से डिलीवरी करवाती हैं। ऑपरेशन का खर्चा कौन उठाएगा? तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो तुम्हें थोड़ा पतला रहना होगा और घर के काम भी करने होंगे। फुर्तीली रहोगी तभी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब सास खाना कम करने लगी तो वह हैरानी से बोली, मम्मी जी इतने कम से मेरा पेट नहीं भरेगा। वैसे भी आजकल मेरी भूख थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है, मुझे भरपूर खाना तो खाने दीजिए। वैसे भी मेरे लिए लाया हुआ सारा फल और ड्राई फ्रूट आप खा लेती हैं। ये बात सुनना था कि सास गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, मेरे ही घर में तू मुझे चोर बोल रही है? कुछ नहीं चुराती, सब कुछ मेरा ही तो है। राधा कहने लगी, मम्मी जी मैं आपको चोर नहीं बोल रही, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर मेरे पति मेरे लिए फल लेकर आते हैं। सास उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, तेरे पति क्या मतलब? तेरा पति होने से पहले वह मेरा बेटा है, वो कुछ भी ले आएगा तो उस पर सबसे पहला अधिकार मेरा बनता है, समझी तू? चुपचाप जो रूखा सूखा मिला है उसे खाकर पेट भर ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। मुझे इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। राधा को बहुत तेज़ भूख लगी थी। थोड़ा सा दाल चावल और सब्जी खाने के बाद भी वह भूखी रह गई थी, तो वह किचन में गई और उसने थोड़ा सा खाना और निकाल लिया। डाइनिंग टेबल पर आकर बैठकर खाने लगी। थोड़ी देर के बाद उसकी सास कमरे से आई और उसे खाना खाते हुए देखकर कहने लगी, अरे ये सब्जी तो मैंने निकाल कर कम कर दी थी,
फिर तू और सब्जी लेकर कैसे खा रही है? इसका मतलब तूने रसोई में जाकर खाने की चोरी की है। राधा गुस्से से बोली। मम्मी जी, अगर ये घर आपका है तो ये घर मेरा भी है, और रसोई से कुछ लेकर खाना भी चोरी नहीं होती। तभी संजना भी अपने पति के साथ घर वापस लौट आई थी। जब उसे सारी बातें पता चली तो आज उससे भी रहा नहीं गया। वह गुस्से से बोली, मम्मी जी, आज आपकी वजह से मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आप हमेशा मुझे ताने मारती रहती हैं कि छोटी बहू पहले कैसे प्रेग्नेंट हो गई, तो आप इतना अनजान क्यों बन रही है, जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आपने ऐसे ही मेरे खाने पीने पर भी रोक टोक की। उस समय मैं नई नवेली थी, मैं आपको कुछ नहीं बोल पाई, जिसका परिणाम क्या हुआ, मैं कितनी कमज़ोर हो गई थी। साथ में आप मुझसे भारी काम भी करवाती थी। ये कहकर कि इससे मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी। डिलीवरी तो क्या ही नॉर्मल होगी, मैंने तो अपने जन्म बच्चे को ही खो दिया, और उसके बाद मेरे शरीर में इतनी जटिलताएं आ गई कि आज तक बार बार मेरी तबीयत बिगड़ती रहती है। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब 3 सालों के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी। मेरा शरीर बिगड़कर आपको चैन नहीं मिला कि अब आप छोटी के साथ भी वही काम कर रही हैं। मैं आपकी बातों को नज़रअंदाज इसलिए करती हूँ कि क्योंकि मैं आपसे उलझकर अपना समय और अपनी शांति भंग नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत पर गलत करती जाएंगी और मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी। मेरे साथ तो आपने जो किया सो किया, लेकिन मैं छोटी के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। ये अच्छे से खाएगी पिएगी, जन्म देगी। अगर आपने इसके साथ कुछ भी गलत हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं सीधे पुलिस को फ़ोन करके बताऊंगी कि आप प्रेग्नेंट बहू के साथ कितने अत्याचार करती हैं। ये सुनकर सास सक पका कर रह गई थी। वो अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, देख रहा है शिवा, तेरी पत्नी मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही है। वो भी गुस्से से बोला, माँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तुम्हें इतनी बार समझाने की कोशिश की कि हर घर की बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया करो, यही हमारे बुढ़ापे का सहारा होगी, लेकिन तुम तो अपने अहंकार में कुछ सोचती ही नहीं हो। तो इतना कहकर वह गुस्से से अपने कमरे में चला गया। सास गुस्से से बहुओं का चेहरा देख रही थी, लेकिन दोनों ने आज विरोध का ढोल बजा ही दिया था। दादा बोली कि मैं भी आज से अपने मन की शांति के लिए आपकी बातों पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं दूंगी, लेकिन यह बात भी पक्की थी कि आज के बाद से मैं आपकी गलत बातों को भी नहीं सहूँगी, क्योंकि अब मैं माँ बनने वाली हूँ, और अगर मैंने ही अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा तो और कौन सोचेगा। वैसे भी कहा जाता है कि एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों पर आँच आते हुए नहीं देख सकती, और अपने बच्चों के लिए अब मुझे हिम्मत दिखानी होगी। दोनों बहुएं एकजुट होकर खड़ी हो गई थी। तब सास की बोलती ही बंद हो गई थी। हालांकि वह मन ही मन बहुत कुहारती थी, लेकिन अब वह बहुओं को कुछ बोल नहीं पाती थी। दोस्तों, अन्याय के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, वरना चुप रहने से गलत करने वालों के हौसले बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।